हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फटाफट जनरल एजुकेशन। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डीएलएड प्रथम सेमेस्टर 2018 का प्रश्न पत्र। प्रथम प्रश्न पत्र है, प्रश्न पत्र का नाम है बाल विकास। तो हमने 2018 से लेके 2025 तक का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए हैं, लेकिन अभी दो सॉल्व पेपर और होगा, 2017 का और 16 का। दो वीडियो में उसको समाप्त करेंगे। अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो अगर आप 10 साल का विगत वर्षों का प्रश्न पत्र लगा लेते हैं तो आप 90-92% तो एग्जाम में पक्का लाएंगे। और इतने क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, अभी हम आगे देखेंगे कितने क्वेश्चन 2025 से लेके 2019 के बीच में 2018 में कितने क्वेश्चन रिपीटेड हुए थे। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है बहुविकल्पी का किशोरावस्था को गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा है। तो किशोरावस्था को किस मनोवैज्ञानिक ने गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा है? ऑप्शन है स्टेनेले हॉल ने, दूसरा ऑप्शन है स्किनर ने, तीसरा है ब्रूनर ने और चौथा है बागले ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेनेले हॉल ने। और स्टेनेले हॉल जो हैं, इन्होंने किशोरावस्था को बड़े तनाव, तूफान और दबाव की अवस्था भी कहा है। प्रश्न संख्या दूसरा, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 के सूत्र से मापन किया जाता है। तो किस चीज का मापन किया जाता है? अर्जित ज्ञान का, बुद्धि लब्धि का, आयु का, लंबाई का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्धि लब्धि का। बुद्धि लब्धि का सूत्र विलियम स्टर्न द्वारा पहले दिया गया, फिर इसे संशोधित करके स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण में टर्मन द्वारा प्रयुक्त किया गया। तो पहले जो स्टर्न थे, उन्होंने बुद्धि लब्धि का फार्मूला सिर्फ मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु दिया था, लेकिन इसे टर्मन ने संशोधित करके मानसिक आयु बटे गुणे का 100 कर दिया। यानी स्टर्न ने 100 नहीं किया था, लेकिन जो टर्मन है उन्होंने संशोधित किया और उन्हें गुणे 100 करके दे दिया। प्रश्न संख्या तीसरा है, वह मानसिक योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना को प्रस्तुत करता है कहलाती है। तो क्या कहलाती है? ज्ञान, योग्यता, सृजनात्मकता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सृजनात्मकता कहलाती है। शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का अलग होना क्या कहलाता है? ऑप्शन है सामूहिक विभिन्नता, बौद्धिक विभिन्नता, शारीरिक विभिन्नता, व्यक्तिगत विभिन्नता। तो इसका राइट आंसर है, अगर एक व्यक्ति बुद्धि से, रुचि से, व्यक्तित्व से अलग है, यानी शरीर की बनावट से अलग है, तो वह क्या कहलाएगा? तो ये व्यक्तित्व विभिन्नता कहलाएगा। संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व को कठिनाई होती है। तो संज्ञानात्मक क्षमता से व्यक्तित्व को किसमें कठिनाई होती है? शारीरिक विकास में, बौद्धिक विकास में, व्यवसायिक विकास में या फिर सामाजिक विकास में। तो संज्ञानात्मक का जो संबंध हो जाएगा बौद्धिक विकास से। सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? शारीरिक विकास का सिद्धांत, भावात्मक विकास का सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ज्ञानात्मक सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। परोक्ष अप्रत्यक्ष अनुपस्थिति वस्तुओं के संबंध में चिंतन कहलाता है। यानी हमारे सामने वो वस्तु नहीं है, लेकिन हम उसके बारे में चिंतन कर रहे हैं, तो क्या कहलाएगा? कल्पना, चिंतन, तर्क, स्मृति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कल्पना। देखिए कितने क्वेश्चन रिपीटेड हुए, सारे क्वेश्चन बहुविकल्पी, अभी अति लघु का भी रिपीट होगा, सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभव को नए ढंग से समायोजित किया जाना कहलाता है। क्या कहलाएगा? तर्क, चिंतन, कल्पना, स्मृति। तो ये तर्क कहलाएगा। हम किसी समस्या को समाधान करने के लिए उसे नए ढंग से समायोजित कर रहे हैं, तो ये हमारा तर्क कहलाएगा। किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन कहलाता है। तो क्या कहलाता है? शारीरिक स्वास्थ्य, संवेगात्मक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, उपर्युक्त सभी। तो ये मानसिक स्वास्थ्य कहलाएगा। सीखने की मात्रा तथा समय के संबंध को चित्रित करने वाली वक्र रेखा कहलाती है। सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं।
तो क्या कहलाएगा? अधिगम वक्र, पठार वक्र, संप्राप्ति वक्र, बुद्धि लब्धि वक्र। इसका राइट आंसर है अधिगम वक्र। जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है तो वह चीजों को जल्दी सीखता है। यह थॉर्नडाइक के सीखने के किस नियम के अंतर्गत आता है? थॉर्नडाइक ने तीन नियम दिया था: अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम। तो जब बालक सीखने के लिए तत्पर होता है तो वह जल्दी सीखता है, तो ये किस नियम के अंतर्गत आता है? अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम या प्रभाव का नियम, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो, जब बालक तत्पर होगा तत्परता का नियम हो जाएगा। सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण स्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है? तो किस सिद्धांत के अंतर्गत सीखता है? प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत है, जो प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है। वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने स्वयं के प्रयासों से प्राप्त करता है कहलाता है। तो कौन सा प्रयास कहलाता है? अर्जित प्रेरक, जागृत प्रेरक और निर्देशित प्रेरक, या व्यवहार को परिचित प्रेरक। तो जो व्यक्ति अपने स्वयं के प्रयासों से प्राप्त करेगा उसे अर्जित प्रेरक कहेंगे। अधिगम, धारणा, पुनः स्मरण तथा पहचान आदि प्रक्रियाएं आती हैं। किसके अंतर्गत आती हैं? ज्ञान के अंतर्गत, कल्पना के अंतर्गत, रुचि के अंतर्गत, स्मृति के अंतर्गत। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्मृति के अंतर्गत। वह प्राप्तांक जो किसी प्राप्तांक समूह को दो बराबर भागों में बांटता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है? समांतर, माध्यिका, बहुलक, उपर्युक्त, सभी। तो इसका राइट आंसर है माध्यिका। हमने 15 क्वेश्चन देखा और 15 क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन रिपीट हुए, एक भी क्वेश्चन नया ही नहीं आया है, तो सारे क्वेश्चन रिपीटेड है। तो आप 10 साल का PYQ लगाइए और जाके एग्जाम दीजिए, देखिए क्या फील होता है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की आयु कितनी होती है? तो शैशवावस्था की आयु कितनी होती है? बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की आयु जन्म से लेकर 5 वर्ष तक मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, जन्म के समय शिशुओं के भीतर कितने संवेग पाए जाते हैं? तो जन्म के समय नवजात शिशु में मुख्यतः 3 संवेग पाए जाते हैं: भय, क्रोध और स्नेह। स्नेह को प्रेम भी कहते हैं। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन E.L. थॉर्नडाइक ने किया था। अंतर्मुखी व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं? अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति स्वभाव में शर्मीले, एकांत प्रिय, कम बोलने वाले, आत्मकेंद्रित तथा अपनी भावनाओं को भीतर में ही रखने वाले होते हैं। ये चिंतनशील और सामाजिक गतिविधियों से दूर रहने वाले होते हैं। सामान्य बौद्धिक स्तर के बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 90 से 110 के मध्य होती है। बुद्धि परीक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाले TAT परीक्षण का निर्माण किसने किया था? TAT का पूरा नाम है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। इसका निर्माण जो है मॉर्गन एवं H एवं मरे ने किया था और इन्होंने 1935 में किया। बालक के केंद्रक कोशिका में सामान्यतः कितने गुणसूत्र होते हैं? तो मानव कोशिका के केंद्रक में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं और 23 जोड़े होते हैं। सीखने का स्थानांतर संप्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। जब एक परिस्थिति या विषय में सीखा ज्ञान, अनुभव या कौशल किसी दूसरी नवीन परिस्थिति में सीखने या कार्य करने में प्रभाव डालता है तो उसे सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। जैसे साइकिल चलाने का अनुभव मोटरसाइकिल चलाने में सहायक होना। बालक के कोषों एवं पेशियों में समय के साथ होने वाला परिवर्तन जिससे वह कोई कार्य करने के योग्य होता है क्या कहलाता है? तो इसे परिपक्वता कहा जाता है। परिपक्वता आयु के साथ शारीरिक अंगों, मांसपेशियों तथा तंत्रिका तंत्र के स्वाभाविक विकास की प्रक्रिया है। व्यक्तिगत एवं सामूहिक बुद्धि परीक्षण में मुख्य अंतर क्या है? तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण एक समय में केवल एक ही व्यक्ति या बालक पर
प्रसारित किया जा सकता है। और सामूहिक बुद्धि परीक्षण, एक ही समय में बालकों के पूरे समूह कक्षा पर एक साथ प्रसारित किया जा सकता है। पावलोव ने सीखने से संबंधित अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया? तो इवान पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन कुत्ते पर किया। थार्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत मुख्य रूप से कितने नियमों की चर्चा की? तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आया। तो कितने नियमों पर चर्चा की? पहला है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, तीसरा है प्रभाव का नियम। प्रश्न संख्या 28, प्यास, भूख, निद्रा, प्रतिष्ठा में कौन सा अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है? तो कौन से अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आएगा? प्रतिष्ठा अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आती है, जबकि भूख, प्यास और निद्रा जन्मजात प्राकृतिक प्रेरक होते हैं। सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण रखने की असफलता क्या कहलाएगी? इसका मतलब है अगर हम कोई चीज सीख रहे हैं और उन्हें पुनः याद नहीं कर पा रहे हैं तो ये क्या कहलाएगी? विस्मृति या विस्मरण। किसी अवर्गीकृत आंकड़े में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या को क्या कहेंगे? तो मैंने बताया जब कोई संख्या बार बार आती है तो वो बहुलक कहलाएगी। अब हम लोग आते हैं लघु उत्तरी प्रश्न में। लघु उत्तरी का पहला प्रश्न है, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चे की सामाजिक भावना के विकास को विस्तार से समझाइए। बालकों में सामाजिक विकास की प्रक्रिया जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है और विभिन्न अवस्थाओं में अलग अलग स्वरूप धारण करती है। पहली अवस्था है शैशवावस्था, 0 से 5 वर्ष की अवस्था होती है। जन्म के समय बच्चा असामाजिक होता है। 2 या 3 माह में माता पिता को पहचान कर मुस्कुराना, 6 माह में परिचितों को देखकर खुश होना और अपरिचितों से डरना, 3 से 4 वर्ष की आयु में आस पड़ोस के बच्चों के साथ खेलना शुरू कर देता है। दूसरी अवस्था है बाल्यावस्था, 6 से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था होती है। इस अवस्था में गिरोह समूह की आयु कहते हैं। बालक विद्यालय जाता है, सहपाठियों से मित्र बनाता है, खेल के नियमों को सीखता है तथा समूह के प्रति निष्ठा एवं सहयोग की भावना विकसित करता है। किशोरावस्था, 12 से लेकर 18 वर्ष तक की अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं। इस अवस्था में सामाजिक चेतना तीव्र हो जाती है। किशोरावस्था में समवयस्क समूह का प्रभाव सर्वाधिक होता है। वे समाज सेवा, नेतृत्व, राष्ट्र प्रेमी भावनाओं तथा समाज में पहचान बनाने के लिए सक्रिय रहते हैं। प्रश्न संख्या है 32, बच्चों के मानसिक विकास में वंशानुक्रम और वातावरण के सापेक्ष महत्व की व्याख्या कीजिए। उत्तर है, बच्चे के मानसिक विकास में वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों का परस्पर और परिपूरक संबंध होता है। वुडवर्थ के अनुसार विकास बराबर वंशानुक्रम गुणे वातावरण। वंशानुक्रम की भूमिका, वंशानुक्रम बालक को उसकी मूल मानसिक क्षमता, बुद्धि की सीमाएं तथा आधारभूत तंत्रिका तंत्र की पहचान प्रदान करता है। यह आधारशिला के समान है। फिर अगला है वातावरण की भूमिका। वातावरण जो परिवार, समाज, विद्यालय, पोषण, शिक्षा उन क्षमताओं को विकसित होने का अवसर प्रदान करता है। अच्छे वातावरण के अभाव में उच्च बौद्धिक क्षमता भी विकसित नहीं हो पाती। निष्कर्ष, दोनों में से किसी एक को अधिक महत्वपूर्ण नहीं माना जा सकता है। दोनों का योग नहीं बल्कि गुणनफल ही बालक के संपूर्ण मानसिक विकास का निर्धारण करता है। सीखने के पठार के कारण एवं उन्हें दूर करने के उपाय बताइए। सीखने का पठार, जब अधिगम की प्रक्रिया में उन्नति रुक जाती है, ना तो वृद्धि होती है ना ही कमी होती है, तो अधिगम वक्र में समतल रेखा बन जाती है, जिसे पठार कहते हैं। यानी जब कोई चीज हम सीखते हैं ना तो उसमें वृद्धि होती है ना कमी होती है, एक समतल पठार यानी समतल रेखा बन जाती है, उसी को पठार कहते हैं। पठार के मुख्य कारण, पहला कारण है अनुचित शिक्षण विधि या रुचि, अभिप्रेरणा का अभाव। दूसरा है शारीरिक एवं मानसिक थकान। तीसरा है जटिल कार्य का स्तर या ध्यान भटकना। और इसे दूर करने के उपाय, शिक्षण विधियों में बाल केंद्रित एवं रोचक परिवर्तन करना,
दूसरा है बालकों को बीच-बीच में विश्राम देना और अभिप्रेरित करना। तीसरा है अधिगम का अनुकूल एवं शांतिपूर्ण वातावरण तैयार करना। प्रश्न संख्या है 34। पावलोव के संबंध में प्रतिक्रिया सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए एवं चित्र बनाइए। रूस के शरीर शास्त्री इवान पावलोव ने दर्शाया कि जब स्वाभाविक उद्दीपक जिसे भोजन के साथ एक अस्वाभाविक उद्दीपक जिसे घंटी को बार-बार दिया जाता है और जीव अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति भी वही स्वाभाविक अनुक्रिया जैसे लार टपकना करने लगता है, इसे संबंध प्रतिक्रिया या शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। अभिप्रेरणा वह आंतरिक या बाह्य बल है जो व्यक्ति को किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्रियाशील करता है और उस क्रिया को तब तक जारी रखता है जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। गूढ़ा के अनुसार अभिप्रेरणा किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित रखने की प्रक्रिया है। यह परिभाषा गुण के अनुसार है। अभिप्रेरणा के प्रकार। अभिप्रेरणा जो होती है 2 प्रकार की होती है। पहला है प्राकृतिक या जन्मजात अभिप्रेरणा, जो बालक को जन्म से होती है, जैसे भूख, प्यास, काम, निद्रा, सुरक्षा आदि। दूसरा है कृत्रिम या अर्जित अभिप्रेरणा, जो वातावरण एवं समाज से सीखी अर्जित की जाती है, जैसे पुरस्कार, दंड, प्रशंसा, प्रतिष्ठा, सफलता, सामाजिक मान्यता आदि। ध्यान एवं रुचि में क्या संबंध है? कक्षा में बालकों की रुचि उत्पन्न हेतु रणनीतियां बताइए। उत्तर है ध्यान और रुचि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। मैकडूगल के अनुसार रुचि गुप्त ध्यान है और ध्यान सक्रिय रुचि है। जिस वस्तु में हमारी रुचि होती है उस पर हमारा ध्यान स्वतः ही केंद्रित हो जाता है। कक्षा में रुचि उत्पन्न करने की रणनीतियां। पहला है दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करके पाठ को रोचक बनाने के लिए चार्ट, मॉडल, वीडियो का प्रयोग करके कक्षा में रुचि उत्पन्न की जा सकती है। दूसरा है बाल केंद्रित शिक्षण विधियां। खेल विधि, गतिविधि आधारित अधिगम और प्रयोगात्मक कार्य का समावेश करके कक्षा में रुचि को उत्पन्न किया जा सकता है। प्रशंसा एवं पुनर्बलन। बच्चों में सही उत्तर देने पर सकारात्मक पुनर्बलन जैसे शाबाशी, स्टार देना आदि। नवीनता एवं उदाहरण। विषय वस्तु को बालकों के दैनिक जीवन को वास्तविक अनुभव से जोड़कर बालकों में रुचि उत्पन्न की जा सकती है। शिक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रभाव एवं महत्व की विवेचना कीजिए। तो शिक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रभाव क्या है और महत्व क्या है, ये बताना है। प्रत्येक बालक की सीखने की गति जो होती है, बुद्धि, रुचि और क्षमता अलग-अलग होती है। शिक्षा में इसका अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। पहला है पाठ्यक्रम का लचीलापन। बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार पाठ्यक्रम विविध एवं लचीला होना चाहिए। दूसरा है बाल केंद्रित शिक्षण पद्धतियाँ। तीव्र बुद्धि और मंद बुद्धि बालकों के लिए उनकी गति के अनुसार शिक्षण विधियों का चयन करना चाहिए। तीसरा है सीमित कक्षा का आकार। कक्षा में छात्रों की संख्या सीमित हो ताकि शिक्षक प्रत्येक बालक पर व्यक्तिगत ध्यान दे सके। अगला है शैक्षिक एवं व्यावसायिक मार्गदर्शन। बालक की रुचि एवं विशिष्ट क्षमताओं को पहचान कर उसे सही निर्देश या परामर्श दें। स्मृति को परिभाषित कीजिए। स्मृति के विभिन्न प्रकारों का उदाहरण देकर समझाइए। वुडवर्थ के अनुसार पहले सीखी गई बात को याद रखना ही स्मृति है। यह कथन जो है वुडवर्थ का है। ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। ये डिफिनेशन दे दी गई थी, पहले सीखी गई बात को याद रखना ही स्मृति है। यह कथन किसका है? तो उसमें ऑप्शन था, कई ऑप्शन थे, जिसमें से राइट आंसर हो जाएगा वुडवर्थ। स्मृति के प्रमुख प्रकार। पहला है तत्कालिक संवेदी स्मृति। इसमें विषय वस्तु को देखकर या सुनकर बहुत कम समय, कुछ 1 सेकंड से कम के लिए याद रखा जाता है। फिर दूसरा है अल्पकालिक स्मृति। इसमें जानकारी 20 से 30 सेकंड तक याद रखती है, जिसे तुरंत सुना या फोन नंबर डायल करना। दीर्घकालिक स्मृति। इसमें सीखी गई सामग्री मस्तिष्क में स्थायी रूप से संचित हो जाती है, जैसे अपना नाम, साइकिल चलाना, बचपन की घटना। चौथा है सक्रिय स्मृति। प्रयास करके पुरानी बातों को चेतना में लाना सक्रिय स्मृति कहलाती है।
प्रश्न संख्या 39 है, कक्षा में बालकों के भूलने जिसे विस्मरण की क्रिया को कैसे नियंत्रित करेंगे, उपाय बताइए। विस्मृति को पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता, परंतु सही तकनीकों से इसे कम किया जा सकता है। पहला है पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, सीखी गई सामग्री का समय समय पर दोहराव करना। और दूसरा है पूर्व अधिगम, विषय वस्तु को केवल एक बार न पढ़ाकर उसे अच्छी तरह कंठस्थ व समझ में आने वाला पढ़ाना। अगला है साहचर एवं अर्थपूर्ण शिक्षा, ज्ञान को रटाने के बजाय अर्थपूर्ण बनाकर पढ़ाना तथा पूर्व ज्ञान से जोड़ना। अगला है उपयुक्त वातावरण एवं थकान नियंत्रण, कक्षा का माहौल तनाव मुक्त रहना और थकान महसूस होने पर विश्राम देना। 2018 के प्रश्न पत्र का आखिरी क्वेश्चन है, सांख्यिकी से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकारों का संक्षिप्त चर्चा कीजिए। तो सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसमें आंकड़ों का संकलन, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण तथा व्याख्या की जाती है। शिक्षा तथा मनोविज्ञान में अनुसंधान एवं मूल्यांकन हेतु सांख्यिकी का अत्यधिक प्रयोग होता है। इनके मुख्य प्रकार हैं, पहला है वर्णनात्मक सांख्यिकी, इसमें आंकड़ों का संकलित कर उनका सारणीकरण किया जाता है और उनके केंद्रीय ज्ञान, माध्य, माध्यिका, बहुलक और विचलन ज्ञात किए जाते हैं। दूसरा है अनुमानात्मक सांख्यिकी, इसमें नमूनों के आधार पर संपूर्ण जनसंख्या के संबंध में निष्कर्ष या अनुमान लगाए जाते हैं, जैसे टी टेस्ट, एनोवा आदि। तो इस वीडियो को यहीं करते हैं, अगली वीडियो में 2017 के प्रश्न पत्र के साथ।